हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो अभी 2024-25 सेशन के लिए हुआ है। ठीक है, इसके अभी हम लोग साइंस के पेपर का फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कुछ आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन में पहला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट इफ इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट देन द पावर कंज्यूम बाई इट विल बी। देखो इतना वोल्ट है, इतना पावर का बल्ब है। ठीक है, उसको 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया गया, इनकी चलाया गया। ठीक है, तो पावर कंज्यूम वो कितना करेगा। देखो सबसे पहली चीज़ तो हम ये जानते हैं कि पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है वर्क बाई टाइम। ठीक है, अब ये वर्क जो है आपका क्या हो गया, वी आई टी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम बाई टी। तो ये टी कैंसिल हो गया, मतलब वी आई आ गया। ठीक है, और वी आई को हम लोग लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू वी इंटू आई बराबर क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बट्टा आर, यानी कि वी स्क्वायर बाई आर। ये मैंने क्यों किया, देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पर देखो P बराबर वी स्क्वायर बाई आर है, यानी कि वी स्क्वायर बाई आर। आर क्या है आपका, यहाँ पे आर का कोई जिक्र नहीं है, मतलब आर आपका फिक्स है, आर चेंज नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज है। तो आर को अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। मीन्स अगर आप क्या करो, एक चीज़ देखोगे यहाँ पर, तो P जो है ना क्या हो रहा है, प्रोपोर्शनल है किसके, वी स्क्वायर के। मतलब हम यहाँ पर इसको अगर हम लोग 1/r कर दें तो आर हमारा 1/r क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो p प्रोपोर्शनल हो गया वी स्क्वायर के। मीन्स p जो है ना आपका बढ़ेगा, अगर आप v को बढ़ाओगे तो वी स्क्वायर टाइम्स, मतलब जितना टाइम्स इसको बढ़ाओगे उतना स्क्वायर टाइम्स p आपका बढ़ेगा, जितना घटाओगे उतना स्क्वायर टाइम्स आपका p घट जाएगा। बात समझ में आई। इसका मतलब कि अगर v को आप अगर 2 गुना कर देते हो, 2v कर देते हो, तो ये जो है आपका 2v का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, पावर जो होगा वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मामला ये है कि 220 वोल्ट वाला है, लेकिन यहाँ 110 कर दिया गया, मतलब आधा कर दिया गया, 1/2 कर दिया गया। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। तो जो पावर होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा पावर। तो 1/4 और पावर कितना इस पर लिखा हुआ है 100, यानी कि ये हो गया आपका 25। तो ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आप ये जो है कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर इसको जैसे 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, देन आपको पूरा फॉर्मूला जो है मैंने बताया है उसका इस्तेमाल करना होगा। यानी कि आपको V दिया हुआ है 220 वोल्ट, और यहाँ पर जो आपको पावर दिया गया है ये दिया गया है 100 वाट। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि P इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, तो P की जगह आपको लिखना है 100 और वी स्क्वायर की जगह आपको लिखना है 220 इंटू 220, और आर की जगह आपको लिखना है रेजिस्टेंस। तो आर तो है नहीं, तो आर हम लोग यहाँ पर सिर्फ आर ही लिख देंगे। तो इसका मतलब आर बराबर हो जाएगा 220 इंटू 220 बटा 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, तो ये हो गया 484। तो आर निकल गया 484। अब आप जानते हो कि P बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन यहाँ पे जो V अब दूसरी टाइम्स में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 110, मतलब 110 गुने 110 बट्टा आर, मतलब 484। अब इसको काटोगे आप तो देखोगे आपका आंसर 25 आ जाएगा, यानी कि 11 11 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है ना, 121 00 बट्टा 484। यहाँ आ जाएगा 100 और यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ से काटोगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो 25 आ गया ना, 25 वाट। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, और ऑब्जेक्टिव के लिए जो मैंने बताया वो कर सकते हो। रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर वेरीज होगा, वेरीज विथ इट्स लेंथ। रेजिस्टिविटी जो होता है वायर का वो लेंथ के साथ चेंज करता है, या उसके क्रॉस सेक्शन के साथ चेंज करता है, या फिर मास के साथ चेंज करता है, या फिर इंडिपेंडेंट होता है लेंथ, क्रॉस सेक्शन और मास ऑफ द वायर के। तो पहली चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा रेजिस्टिविटी है क्या, क्योंकि आप जब तक रेजिस्टिविटी को नहीं समझेंगे आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो लेंथ पर डिपेंड करेगा, या फिर आपके क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, या फिर आपका वो मास पर डिपेंड करेगा, या फिर इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। तो रेजिस्टेंस से तो आप लोग वाकिफ़ हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर क्या होता है, एक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, एक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जो बताती है कि कोई भी मटेरियल कितना मजबूती से या हाउ स्ट्रांगली, मतलब कितनी ताकत से वो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा।
ठीक है, कोई मटेरियल कितनी ताकत से इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, वही उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है। अब बताओ लेंथ अगर उसका बढ़ा दोगे तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी चेंज होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, मास से कोई मतलब ही नहीं है, तो वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, क्रॉस सेक्शन एंड मास ऑफ द वायर। बात समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन। यहाँ कहता है कि इसमें से कौन सी वैल्यू है जो कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की होगी, उससे कम उस ऑब्जेक्ट पे जो है चार्ज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो समझना पड़ेगा आपको कि जो मिनिमम वैल्यू होती है चार्ज की वो क्या होती है। देखो मिनिमम वैल्यू तो आपको यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम्ब आपको लगा देना है, ठीक। बट ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जो मिनिमम चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो होता है उसके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है। तो अगर हम उसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 ही होता है। इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1.6 × 10⁻19 सी लगाएंगे, ठीक है। और ये भी चीज़ आपको समझना है कि चार्ज कभी भी जो होता है ना वो पूरी तरीके से होता है, मीन्स होल नंबर में होता है। ये कभी भी जो इसका मल्टीपल होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मीन्स जैसे 2.45 नहीं हो सकता है या 1.5 टाइम्स नहीं हो सकता है। ये कभी भी होगा तो एक पूरा, जैसे ये है ना, ये आपने एक चीज़ बनाया भी होगा कि आपने दिया गया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, याद है ना, यानी कि Q बराबर जो होगा वो होगा N × E होता है, ठीक है। N × E क्या है यहाँ पर, ये है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर N क्या है, ये N क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई इंटीजर ही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी हम ऐसा फ्रैक्शनल नंबर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ए। डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट कैन बी डिटरमाइंड बाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट कंडक्टर में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट हैंड थंब रूल, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, और उसका है बोथ एंड बी और नन ऑफ दिस, यानी कि ये दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं। तो देखो डायरेक्शन जो हम लोग मालूम करते हैं किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में जिसमें करंट जा रहा है, करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मालूम करने के लिए राइट हैंड थंब रूल, ये भी मैक्सवेल नहीं दिया था, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, और ये देखो मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल इसी का दूसरा नाम है। यानी कि एक तरीके से ये कह लो कि इसको हम लोग ये कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने ही हैंड थंब रूल भी दिया था, राइट हैंड थंब रूल भी दिया था, और इन्होंने ही मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो ये जो आपका दोनों आंसर सही है, मतलब बोथ ए एंड बी आपका सही आंसर ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एट द सेंटर ऑफ मैग्नेट द मैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम मिनिमम जीरो सेम एज एट दी पोल्स। मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, या जीरो होता है, या फिर सेम होता है जितना उसके पोल पे होता है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना वो यानी कि जो मैग्नेटिज्म है किसी भी मैग्नेट का, तो वो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिज्म का मतलब हो गया उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है पोल पर, यानी कि पोल पर सबसे ज़्यादा होती है, और एकदम सबसे कम या कह लो कि जीरो होती है जो सेंटर में, यानी कि जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि जीरो जो है ये क्या होगा एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिज्म इज जीरो, क्योंकि जो फील्ड लाइन होती है वो डाइवर्ज होती है। आपने देखा होगा बुक में डाइवर्ज होती रहती है, और वो डाइवर्ज होते होते जो एकदम मिनिमम हो जाती है कहाँ पर, सेंटर पे। द यूज़ ऑफ फ्यूज़ इन इलेक्ट्रिक पावर लाइन इज़, जो फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पावर लाइन में वो क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो समझो कि एक फ्यूज़ क्या होता है। तो फ्यूज़ आपको पता है कि एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हैं ताकि डैमेज नहीं हो, ठीक है। अब डैमेज क्या है, तो एक तो होता है ओवरलोडिंग और एक होता है शॉर्ट सर्किट। तो ओवरलोडिंग जो होती है कि जब करंट जो आ रहा है सर्किट के अंदर वो क्या हो कि जितनी सेफ लिमिट है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो फ्यूज़ वायर क्या होगा, गर्म हो जाएगा ज़्यादा और वो मेल्ट हो जाएगा, यानी कि कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है शॉर्ट सर्किट। अगर मान लो कहीं पर फॉल्ट होती है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है, तो इसलिए क्या होता है कि फ्यूज़ मेल्ट कर जाता है और फिर वहाँ पर भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई कि फ्यूज़ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि खतरा से जो खतरा है, जो डेंजर है, डेंजर जो होने वाला है, यानी कि जो हमारा लॉस होने वाला है या शॉर्ट सर्किट से हो या ओवरलोडिंग से हो, ठीक है, तो उससे बचने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ देखो यहाँ पर टू ओपन द लाइन व्हेन देयर इज एन ओवरलोड, यानी कि फ्यूज़ जो है ना
क्या करता है, जब ओवरलोड होता है तब वहां पर जो हमारा लाइन डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, टू कीप मेन वोल्टेज कांस्टेंट। मेन वोल्टेज को क्या कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेन वोल्टेज को, क्योंकि फ्यूज जो है ना वो रेगुलेट नहीं करता वोल्टेज को, वो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए नहीं यूज होता है, ठीक है। इसका सिर्फ काम होता है कि अगर करंट फ्लो ज्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, तो उसको एप्लियंस को सेव करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू ओपन द लाइन व्हेन देयर इज एन ओवरलोड, ठीक है। उसके बाद है सातवां, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ करंट इन ए स्ट्रेट वायर, द फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय। ये किनके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ओर्स्टेड, यानी कि जो हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड थे ना, 1820 में इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट, जब एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके चारों ओर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये बात किसने बताई थी? ओर्स्टेड ने बताई थी, जिनका पूरा नाम हैंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड है, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज्ड सर्कल. What is the resistance between 2 points at the end of any diameter of the circle? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक वायर है 5 ओम रेजिस्टेंस का, ठीक है। कितना है? 5 ओम रेजिस्टेंस का है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 5 ओम, ठीक है। इसको क्या किया गया? इसको मोड़ा गया, ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है। मोड़ने के बाद ये कहा गया कि किसी 2 पॉइंट, यानी कि जो डायमीटर का एंड हो, मीन्स ये 2 पॉइंट नहीं, ये 2 पॉइंट नहीं, कह रहा है डायमीटर का एंड हो, बिटवीन 2 पॉइंट एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर। अब ये देखो, कह रहा है इस 2 पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप देखो कि टोटल जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? 5 ओम है। कितना है? 5 ओम। यानी कि जब जैसे ही हमने डायमीटर बनाया यहाँ पे, तो ये जो सर्कल था हमारा, ये क्या हो गया? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। मतलब यहाँ पर 2 आपके सामने क्या बन गया? सेमी सर्कल बन गया। अब 2 सेमी सर्कल बन गया है, तो ये देखो कि जो रेजिस्टेंस होगा ना, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी कि R/2 हो जाएगा, यानी कि 5/2 हो जाएगा। यानी कि इसको क्या हम लिख सकते हैं? 2.5 ओम लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये देखना होगा कि ये तो 2.5 ओम हो गया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इस दोनों के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालना होगा। तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि ये रेजिस्टेंस जो आपका यानी कि जो वायर है और ये वायर दोनों क्या हो गया? पैरेलल में हो गया, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 1/r इज इक्वल टू 1/r1। हम इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता होगा कि R बराबर क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? 2.5, या फिर आप 5/2 ले सकते हो, 5/2 इंटू 5/2 बाई 5/2 प्लस 5/2। तो ये हो जाएगा 25/4 और ये हो जाएगा 5×5 10, यानी कि 5 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका 25/4 गुने 5। तो ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, 5 से 25 हो जाएगा, 5/4 यानी कि 1.25 ओम हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ टॉर्च बल्ब रेटेड एट 2.5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पियर। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर हम लोग को दिया क्या हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि V इज इक्वल टू दिया हुआ है वोल्टेज इसका 2.5 वोल्ट दिया हुआ है, और करंट जो I दिया हुआ है वो दिया हुआ है 500 मिली एम्पियर। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे एम्पियर में। कैसे? तो 500 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हमारा बन जाएगा एम्पियर में। मतलब ये हो गया 5/2, मतलब 0.5 एम्पियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमसे कहता है यहाँ पर निकालने के लिए पावर ऑफ टॉर्च बल्ब। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। कैसे निकलता है वो मैंने अभी पीछे बताया है, V इंटू आई कैसे है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई होता है। मतलब V का मतलब हो गया यहाँ पर 2.5 और I का मतलब हो गया 0.5। तो 25×5 125 होता है, यानी कि 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देना है, यानी कि ये हो गया P इज इक्वल टू 1.25 वाट, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके बाद आपका क्वेश्चन है वाई इज आयरन नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट। देखो यहाँ पर ना हमें यहाँ पर लग रहा है कि सॉफ्ट होना चाहिए। वाई इज सॉफ्ट आयरन नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। बहुत सारी बातें इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो बस मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इसका आंसर कि क्या होगा।
इसका आंसर लिख लीजिएगा, सॉफ्ट आयरन इज नॉट यूज्ड फॉर परमानेंट मैग्नेट बिकॉज इट लूज इट्स मैग्नेटिज्म क्विकली ड्यू टू इट्स लो रिटेनिविटी एंड कोर्सिविटी। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हो गया कि सॉफ्ट आयरन जो होता है वो हम लोग परमानेंट मैग्नेट के लिए इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो अपनी मैग्नेटिज्म को क्विकली लूज कर लेता है। ठीक है, क्यों? तो ड्यू टू इट्स लो रिटेनिविटी का मतलब क्या हो गया कि उसकी एक खासियत होती है। रिटेंटिविटी का मतलब होता है कि किसी भी मैग्नेट की जो कैपेबिलिटी होती है या मैग्नेटिज्म होता है उसको रिटेन करके रखना, इसको कहते हैं रिटेंटिविटी कहते हैं। ठीक है, लो रिटेंटिविटी होती है यानी कि वो मैग्नेटिज्म जो है उसकी खासियत को वो रिटेन करने की काबिलियत उसके अंदर कम होती है। एंड कोर्सिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस टू डीमैग्नेटाइजेशन, यानी कि जो कोर्सिविटी होती है उसके अंदर वो क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज होने के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो भी उसके अंदर कम होती है। तो इस वजह से हम सॉफ्ट आयरन को इस्तेमाल नहीं करते हैं परमानेंट मैग्नेट के लिए। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट के बीच में आपको ये करना है, आपको फ़र्क यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर आप इसको लिख लीजिएगा, ये स्क्रीन पर आपके शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज मार्क्ड इतना वोल्ट इट इज यूज फॉर 5 आवर्स डेली, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प, एनर्जी कंज्यूम्ड इन kWh पर डे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको दिया गया है, पहले हम लोग डाटा को देख लेते हैं क्या क्या डाटा दिया गया है। तो पावर दिया गया है आपका, इसमें P बराबर दिया गया है 100 वाट। इसके बाद आपका V यानी कि वोल्टेज दिया गया है 220 वाट, और टाइम दिया गया है, टाइम इज इक्वल टू दिया गया है 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर्स। अब ये चीज़ देखो कि फॉर्मूला क्या होता है आपके पास पावर का, V² होता है ना, V², यानी कि R हम यहाँ से निकाल सकते हैं, V² हो जाएगा, है ना, यानी कि 220 इंटू 220/100। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा जीरो इससे, तो 22 को 22 से गुना करेंगे 484। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था पहला कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा 484। उसका दूसरा क्वेश्चन कहता है एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर पर डे, एक पूरे दिन का निकालना है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, तो देखिए P जो है ना वो क्या है आपके पास 100 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद W वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर W बराबर हो जाएगा P इंटू टी, क्योंकि P बराबर होता है W/T। तो यहाँ से हम W निकालेंगे, तो P हमारे पास कितना है 100 वाट है ना, 100 वाट है। तो इसको हम पहले किस में चेंज करते हैं, किलोवाट में। तो किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे इंटू 5 आवर है ना, तो इसको 5 से गुना कर देंगे। तो ये हो गया 1/10 इंटू 5, मतलब 5 दूनी 10 यानी कि 0.5 kWh हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसका कह रहा है कि पर डे का निकालने के लिए कि पर डे कितना है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि 5 घंटा डेली वो यूज़ हो रहा है। इसका मतलब कि हमने ये देखा कि वर्क डन कितना हो गया 0 kWh हो गया, मतलब कि इतनी ही एनर्जी कंज्यूम होगी, जितनी वर्क डन हो रही है उतनी एनर्जी, यानी कि 0.5 kWh। ये हो गया डेली पर डे, है ना, क्योंकि पर डे की बात कर रहे हैं ना, पर डे। तो यहाँ पे तो डेली 5 ही घंटा चल रहा है ना, तो 5 घंटे में कितना 5 घंटे में कितना हो गया 0.5 kWh डेली हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन था वो मैंने समझा दिया है। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें हम लोग इसके अगले जो क्वेश्चन होंगे उन सबको हम लोग करेंगे। ठीक है ना, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर लगाइए, स्टेटस इंस्टाग्राम पर लगाइए। ठीक है, जहाँ भी लगाना है आपको लगाइए, लेकिन शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।